आस्थाएं अपनी अपनी। आज प्रस्तुत है सत्येंद्र शरद का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक आस्थाएं अपनी अपनी। सविता। हाँ। माँ ने चाय पी ली? अभी कहाँ? क्यों? अभी उनकी पूजा खत्म नहीं हुई। हाँ, पूजा किए बिना तो माँ जल तक ग्रहण नहीं करती। एक बात बताओ जी। माँ जी नहा धोकर ही चाय पी लें और पूजा उसके बाद कर लें तो? उससे क्या हो जाएगा? मुझे बड़ी सुविधा हो जाएगी। मैं समझा नहीं। देखो, अगर घर के सब लोग एक साथ ही चाय पी लें तो चाय बनाने वाले को बहुत सुविधा होती है। अब जितनी बार चाय बनती है उतनी बार स्टोव जलाना पड़ता है, टाइम लगता है, काम बढ़ता है, शक्ति खर्च होती है। और उससे भी बड़ी बात, मिट्टी का तेल, चाय, चीनी, दूध, सब चीजों का खर्च बढ़ता है। चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और कई बार तो पैसे जेब में होते हुए भी चीज बाजार में नहीं मिलती। क्यों चुप क्यों हो गए? गलत कह रही हूं मैं? नहीं। तो फिर कुछ कहो तो। देखो सविता, माँ के अपने संस्कार हैं, अपने नियम और अपनी आदतें हैं। बरसों से वो इन्हीं के अनुसार चल रही हैं। तुम ही बताओ, लंबे अरसे से चले आ रहे जीवन क्रम को वो एक झटके से कैसे तोड़ सकती है? इसीलिए कि वो गांव की अपनी पुरानी हवेली छोड़कर शहर में अपने बेटे के 2.25 कमरे के क्वार्टर में रहने आई हैं। मगर जिंदगी में सब कुछ इतना बदल गया है, जीना इतना मुश्किल होता जा रहा है। माँ जी क्या इस चीज को महसूस नहीं करती? शायद नहीं। तो उन्हें महसूस करना चाहिए। जरूर करेंगी, मगर उन्हें अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। हमें चाहिए कि हम तब तक उनकी मान्यताओं को सम्मान दें। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि उनकी किसी भी इच्छा का अनादर ना करूं, मगर उनकी हर एक बात को निभाना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे मंगल को नाखून मत काटो, बृहस्पतिवार को सिर मत धो, शनिवार को कपड़ों की धुलाई मत करो। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, रोज कपड़े मैले होते हैं। बताओ, क्या मैले कपड़े इकट्ठे करके रखे जा सकते हैं इसलिए कि वो सिर्फ सोमवार और बुधवार को ही धोए जाएंगे? ठीक है, तुम्हें जिसमें सुविधा हो वही करो। मगर माँ अगर मंगल को नाखून ना काटना चाहें या शनिवार को कपड़े ना धोना चाहें तो उन्हें गलत मत समझो। उन्हें अपने नियम निभाने दो। अच्छा, कोशिश करूंगी। जगदीश, आओ माँ। पूजा खत्म हो गई? हाँ, तू नहा चुका? बस अभी जाता हूँ। हाँ माँ, अब बनवाऊं चाय आपके लिए? हाँ। सविता, माँ के लिए चाय ले आओ। अच्छा, अभी लाती हूँ। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछना। गांव की इतनी बड़ी और खुली हवेली में रहने के बाद दिया सलाई के डिब्बे जैसे इस छोटे से क्वार्टर में रहना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सच कहा माँ? सच कहती हूँ जगदीश। नहीं माँ, तुम सच नहीं कह रही हो। जब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें कैसे अच्छा लग सकता है? माँ, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। जब भी गांव के दिन याद आते हैं मन भटकने लगता है। कितना सुख चैन था वहां। अपने खेत, अनाज, अपने पशु, दूध, दही, मक्खन, सब कुछ तो था। परिवार की आपसी लड़ाई झगड़ों के चक्कर में कहां से कहां आ चुके हैं हम। अब शहर की ये जिंदगी है, ये काम चलाऊ नौकरी है, बंधी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है। गांव में रुपया कितना बड़ा लगता था मां, वही रुपया शहर में आकर कितना छोटा हो गया है। हाँ जगदीश। मां, मैं तुम्हें गांव से कभी न बुलाता, मगर सविता इधर अकेली पड़ गई थी। दोनों बच्चियां छोटी और स्कूल जाने वाली, और सविता की हालत तो तुम्हें मालूम ही थी। मजबूरी में बुलाना पड़ा। तो क्या हुआ जगदीश? पोता होने पर उसका मुंह देखने तो मैं यहाँ आती ही। अगर पहले ही आ गई तो क्या हो गया? बड़े भरोसे से कह रही हो कि पोता होगा। अगर फिर पोती हो गई तो? ना, पोती नहीं होगी इस बार। 2 तो हो चुकी हैं। गांव की पहाड़ी वाले बाबा ने कहा है इस बार जरूर पोता होगा।
देख लेना। माँ, अगर इस बार लड़का हुआ तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। बहुत। वंश बेल आगे बढ़ेगी तो मुझे खुशी नहीं होगी। अरे, गांव में जन्मता मेरा पोता तो इस गई गुजरी हालत में भी हवेली की छत पर 11 बार बंदूक तो दगवाती ही। तेरे ताऊ चाचाओं को पता तो चल जाता कि उनका ही नहीं, हमारा वंश भी बढ़ रहा है। माँ, तुम्हारे सपने कितने मीठे हैं, लेकिन कितने पुराने। क्या बात है बहन जी, अकेली बैठी हो? आओ राधा बहन, आओ। अरे, बहू घर पर नहीं है क्या? नहीं, किसी सेंटर में गई है। वो क्या कहते हैं उसे, फैमिली। अच्छा अच्छा, समझ गई। पता नहीं बहन जी, आजकल ये फैमिली सेंटरों में जाने का कुछ फैशन सा ही चल पड़ा है। अरे, जिस जनानी को देखो वही राय मशवरा लेने मुंह उठाए उधर चल पड़ती हैं। भला क्या राय देते होंगे वो लोग? जगदीश बता रहा था कि वो लोग समझाते हैं इस हालत में क्या खाना चाहिए, किस तरह अपने को और होने वाले बच्चे को तंदुरुस्त रखना चाहिए। वो कुछ कसरत वसरत भी बताते हैं। एक बात कहूँ बहन जी, हमारे तो 8 बच्चे हुए हैं, हमें तो कभी किसी के राय मशवरे की जरूरत नहीं पड़ी है। अरे, सेंटर वाले क्या बताएंगे खान पान के बारे में? हम तो खुद तय करती थी कौन सी चीज माफिक आएगी कौन सी नहीं। एक चीज खाई, देखा उसकी तासीर ठीक नहीं, छोड़ दी। भारी चीज उठाना बंद कर दिया, अरे ज्यादा से ज्यादा खड़ाऊ उतार दी। बस अपनी अकल से और समझ से 8 जापे झेले हैं। हम तो गए नहीं किसी सेंटर वेंटर में, अपनी तरफ से हर एक बच्चे की देखभाल की। जिस बच्चे की जिंदगानी थी वो जी गया, जिसकी नहीं थी उसे डॉक्टर की महंगी दवाई भी नहीं रोक सकी। ठीक कहती हो बहन जी, जिंदगी पर इंसान का नहीं, भगवान का बस होता है। मगर बहन जी, ये फैमिली सेंटर वाले तो भगवान के काम में भी दखल देते हैं। कैसे? अरे, कहते हैं बच्चों का जन्म इंसान के हाथ में है, इंसान को चाहिए कम बच्चे पैदा करे। सुना है ऐसी ऐसी तरकीबें बतावे हैं, ऐसी ऐसी तरकीबें बतावे जिनसे बच्चे ही पैदा ना हो। ये क्या कह रही हो बहन जी? ऐसा कैसे हो सकता है? लो बहन जी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम चाहो तो किसी से पूछवा लो। मौसी, किसी से पूछवाने की जरूरत नहीं। आप माँ जी को आधी सही और आधी गलत बातें बता रही हैं। क्यों बहू, क्या गलत कहा है मैंने? तुम्हारे इन सेंटरों में, हमारे इन सेंटरों में मौसी वो सब राय नहीं दी जाती जो तुम समझ रही हो, बल्कि ये राय दी जाती है कि परिवार को किस तरह योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए, माँ और बच्चों को किस तरह स्वस्थ रहना चाहिए। अब देखो ना, अगर बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनके होने का क्या लाभ? ओहो बहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम लोगों के तो कभी बच्चे हुए ही नहीं हैं, या हमारे बच्चे स्वस्थ ही नहीं रहे। मौसी माफ करना, मगर पिछले 3 साल में हम 33 दफे आपसे सुन चुके हैं कि आपके 8 बच्चे हुए थे। मगर माँ जी को जरा ये भी तो बताइए कि उनमें से बचे कितने? अरे, जिनकी जिंदगी थी वो बचे, और जो भगवान से उम्र लिखवा कर ही नहीं लाए थे वो कैसे बचते? और हर बच्चे के बीच में कितने साल का अंतर था? अरे, यही कोई 1.5 या 2 साल का, और क्या। मौसी, आप ये नहीं मानती कि अगर बच्चों के जन्म में ज्यादा फासला हो तो माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और बच्चों का भी सही विकास होता है? सुन लिया बहन जी तुमने, ये है आज की पीढ़ी। हम लोग तो खैर अनपढ़ थे, अंगूठा छाप, पर ये तो पढ़ी लिखी पौध है। देख लो इनके बात करने का तरीका, अपने से बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं। बहू, तुम बात कहने से पहले थोड़ा... ना बहन जी, बहू को कुछ ना कहना, इसका कोई दोष नहीं। अरे, हवा ही ऐसी चल रही है। मौसी, मैं बहू, जो तुम्हारे मन में आए कहो, जो मन आए करो, हमें क्या। बहन जी को अकेले सर झुकाए बैठे देखा, उनका दुख सुख पूछने चली आई थी। अरे, मुझे क्या पता था नसीबो जली को इस तरह खड़ी खोटी सुनने को मिलेगी। अरे, जरा सी बात कही थी, वो भी तुम्हारे भले की, तुम तो मेरे सर बालों में ही चिपक गई हो। अरे, मेरा तो भाग्य खोटा था। बहन जी, जिससे बात करती हूँ उसी के सामने बुरी बन जाती हूँ। ना मैं तुम्हारे घर में पाँव रखती, ना बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। सुनो तो बहन जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। क्या बात है सविता,
आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई बात नहीं है, बच्चियां सो गई हैं और माँ जी क्या? माँ जी शाम से ही मुंह लपेटे पड़ी हैं। क्यों? तबीयत तो ठीक है। कह रही हैं सिर में दर्द हो रहा है। कोई दवाई नहीं दी उन्हें? दवाई वाला सिर दर्द नहीं है उन्हें। क्या मतलब? मुझसे नाराज हो गई हैं। क्यों? बस ऐसे ही। कोई बात तो हुई होगी। बात तो हुई, मगर उनसे नहीं। फिर किससे? पड़ोस की राधा मौसी से। राधा मौसी से क्या बात हुई है? सुनो, ऐसा करो, तुम पहले खाना खा लो। दफ्तर और उसके बाद पार्ट टाइम काम करके आए हो, थके होगे, भूख भी लग रही होगी। हाँ, लग तो रही है, मगर क्या? माँ ने खाना खाया या नहीं? नहीं। फिर मैं कैसे? देखो, ये सब मत करो, थोड़ा मेरा मान भी रखो। वो तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उनका अनादर ना होने दो, लेकिन मेरा भी अनादर ना करो। सविता, माँ भूखी सो जाए और मैं खाना खा लूं। सुनो, पहले कुछ खा लो, फिर पूरी बात सुन लेना। अगर लगे कि गलती मुझसे हुई है तो हम दोनों माँ जी के पास चलेंगे और उनसे माफी मांगकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो खाना खा लें। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। सविता, तुम... नहीं, मैं कुछ नहीं। अगर माँ जी खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, उठो, अब बहुत देर हो गई है, उठो ना। ठीक है, चलो। चलो। कहो जगदीश, क्या हाल है? ठीक है परवेज। ठीक है, तो इतने मरे स्वर में क्यों बोल रहे हो? नहीं, मरे स्वर में नहीं बोल रहा हूं। तो जगदीश, ये जिंदा स्वर भी नहीं है। बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं परवेज। देखो जगदीश, मैं तुम्हें छेड़ने के लिए अपनी सीट से उठकर नहीं आया हूं, बात करने आया हूं। कई दिन से देख रहा हूं तुम कुछ वो हो, क्या कहते हैं उसे, हाँ, अनमने, उखड़े उखड़े से, डिस्टर्ब्ड। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी परेशानी क्या है। कोई घरेलू परेशानी? हाँ, ऐसी ही कुछ बात है। भाभी की तबीयत ठीक है ना? हाँ भी और नहीं भी। बात समझ में नहीं आई कुछ। वो फैमिली वे में है। तुम्हारे पहले 2 बच्चे हैं ना? हाँ, 2 लड़कियां। ये तीसरा होने वाला है। हाँ। समझ गया, तभी चेहरे पर मुर्दनी है। देखो डियर, जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो यहीं ब्रेक लगा दो, नहीं तो पिस जाओगे। समझ रहे हो ना? ये तो समझ रहा हूं, मगर क्या? कोई और उलझन है? बोलो। पड़ोसी तंग कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो बहुत हेल्पफुल हैं। तो फिर बिजली बार बार चली जाती होगी। लेकिन डियर, ये तुम्हारी नहीं, सारे शहर की समस्या है। नहीं परवेज, बिजली तो फिर पानी की समस्या होगी। हाँ, मगर उस पानी की नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। समझ गया, सब समझ गया। अरे भाई जगदीश, हम भी तो जॉइंट फैमिली वाले हैं। तुम्हारा मतलब आंखों से बहने वाले पानी से है ना? हाँ, तुम ठीक समझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर बुजुर्ग रिश्तेदार आए हुए हैं? हाँ। तुम्हारी सास? नहीं, मेरी माँ। और तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी के बीच विचारों का टकराव, और इस कारण टेंशन। हाँ। और तुम्हारी समस्या होगी कि टेंशन दूर करने के लिए माँ और पत्नी के संघर्ष में किसकी साइड लो। हाँ। तो देखो जगदीश, घर के वातावरण को नॉर्मल बनाने के लिए तुम एक काम करो। क्या? थोड़ा मजबूत बनो। हाँ, थोड़ा मजबूत बनो। माँ और पत्नी इन दोनों में से जिसकी बात ठीक लगे उसे ठीक कहो, और दूसरे को साफ शब्दों में कह दो कि उसकी बात ठीक नहीं है। भले ही वो बुरा मान जाए। भले ही वो बुरा मान जाए। देखो जगदीश, मैं माँ जी और भाभी जी की आइडियोलॉजी के संघर्ष की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इस संघर्ष में महत्वपूर्ण बात है तुम्हारी भूमिका। तुम्हें दोनों को अंडरस्टैंडिंग देनी है, साथ ही दोनों को बड़ी फर्मली बताना है कि कौन कहां पर गलती पर है। खामोश रहकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। समझ रहे हो ना? हाँ परवेज, समझ रहा हूं। मां, तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? हाँ मां। तो कर, पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है मां, क्योंकि कई दिनों से तुम हमसे नाराज हो।
बताओ मां, तुम क्यों नाराज हो? तुम्हें हमारी क्या बात बुरी लगी है? ये जो पड़ोस की राधा बहन है, हाँ हाँ, वो कह रही थी बहू जिस सेंटर में जाती है उसमें ये बताया जाता है कि संतान को जन्म देना न देना अपने हाथ की बात है। हाँ मां, ये भी बताया जाता है। क्या? लेकिन इस बात से चौंको मत। समय बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। उसे देखते हुए हमें अपने तराजू बट्टे सब बदलने होंगे। लेकिन जगदीश, हम लोग तो बच्चों के लिए तरसते थे, और एक तुम हो कि मां, अब भी लोग बच्चों के लिए तरसते हैं, उनकी कामना करते हैं। लेकिन अब ज्यादा बच्चों की कामना करना अपराध है। दुनिया बड़े कठिन दौर में से होकर निकल रही है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही और इसे रोकने की कोशिश ना की गई तो मां, अगले 500 साल में धरती पर इतने मनुष्य हो जाएंगे कि आदमी को रहने के लिए सिर्फ 1 मीटर जमीन मिलेगी। सिर्फ 1 मीटर। इसलिए मां, समझदारी ये होगी लोग अपनी सीमाएं देखकर अपना परिवार बढ़ाएं। तेरी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आएंगी जगदीश। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर तू मेरा अकेला बेटा ना होता, तेरे भी 4-5 भाई बहन होते, तो तेरे चाचा ताऊ इस तरह हमारी जमीन हड़प कर ना बैठ जाते। तू अकेला था, इसलिए उनका सामना नहीं कर सका। बुरा न मानना मां, अगर हम 5 भाई होते और अपनी जमीन छुड़वाकर अपने शादी ब्याह कर गांव में ही बस जाते, तो तू जिस हवेली के गुणगान कर रही है ना, वो एक ना एक दिन हमारे और हमारे बच्चों के लिए छोटी पड़ जाती। ताऊ जी से जमीन भी ले लेते तो उसकी पैदावार से 15-20 लोग कैसे पलते? ईश्वर कोई ना कोई रास्ता तो निकालता ही। मां, बढ़ती आबादी पर दृढ़ता से अंकुश लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो और एक पहेली तो पूछो। पहेली? इस उम्र में? हाँ मां, सुनो। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बतलाओ तो कितने तीतर? 5। 5 नहीं मां, 3। 3 कैसे? मां, आज के टाइम में 3-5 करने की गुंजाइश नहीं। आज इस पहेली का सही जवाब यही है। क्या? 3। मां, बाप और बच्चा। समझ रही हो ना? मां, बाप और बच्चा। सुनो, तुम्हारी उस दिन की बातचीत के बाद से माँ जी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये तो अच्छी बात है सविता। उनके चेहरे का कसाव कम हो गया है। पहले इला रमा उनसे कितना भी लाड करती थी तो माँ जी उन्हें अलग हटा देती थी। कल इला कंघी रिबन लेकर उनके पास गई कि दादी मेरी गूंथ कर दो, तो बड़े प्यार से उसके बाल संवार दिए। बर्फ धीरे धीरे ही पिघलती है सविता। पहले तो हर तीसरी बात के बाद कहती थी, यहाँ मेरा क्या है, बहू को छुट्टी मिले तो मैं अगले दिन गांव चली जाऊंगी। अब उस दिन के बाद से गांव जाने का नाम नहीं लिया। अब बस इस बात का ध्यान रखना सविता, कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनका मन दुखे। मैं तो अपनी किसी बात से उनका मन नहीं दुखाऊंगी, लेकिन अगर ईश्वर की तरफ से कोई ऐसी बात हुई तो? क्या मतलब? अगर फिर लड़की हुई तो? तो मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात है जगदीश, ये सिर झुकाए क्यों आ रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? बहू कैसी है? ठीक है, बहू भी और तुम्हारी नई पोती भी। क्या फिर पोती हुई है? हाँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है माँ। मगर पहाड़ी वाले बाबा ने तो कहा था इस बार जरूर लड़का होगा। मैंने देवी माँ से इतनी प्रार्थना की थी। माँ, तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी माता ने यही। हंसी मत कर जगदीश, मैं इस जीवन में पोते का मुंह अवश्य देखूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, तू भी प्रार्थना करना। हाँ माँ, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सद्बुद्धि दे।
दूध का डिब्बा नहीं लाए? मिला नहीं, कैसे लाता? पड़ोस की मिसेस भारद्वाज बता रही थी कि ब्लैक में मिल रहा है। तो उन्हीं से मंगवा लेती। मेरे पास ब्लैक में खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं बच्चे को क्या पिलाऊं? गर्म पानी में चीनी घोलकर पिला देना। तुम बहुत थक गए हो। बहुत ज्यादा। सुनो, कहो। मैं जॉब कर लूं? मिल जाएगी। जरूर। मैं पहले जो स्कूल में पढ़ाती थी ना, उसकी एक नई ब्रांच खुलने वाली है। मेरी हेडमिस्ट्रेस आई थी एक दिन, बता रही थी। तो मिलो उनसे। अगले हफ्ते मिलूंगी। मगर वादा करो, अब मुझे भविष्य में किसी संकट में नहीं डालोगे। वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, कान पकड़ता हूँ। इतनी चीजों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी होगी। काश ये अकल पहले आ गई होती। तुम्हें या मुझे? दोनों को। क्या? नहीं, मुझे। खैर, जब आंख खुले तभी सवेरा मान लेना चाहिए। अच्छा, हाथ तो छोड़ो। माँ जी आ रही हैं। मैं रसोई में जाती हूँ। अच्छा। जगदीश। हाँ माँ। छोटी मुन्नी 40 दिन की हो गई है। मैं देवी माँ की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। इस बार माँ से वचन लेकर ही आऊंगी कि मेरे घर पोता हो। माँ, तीर्थ यात्रा का मन हो तो जाओ, लेकिन पोते की कामना छोड़ दो। पोता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहा है जगदीश? वंश आगे कैसे चलेगा? माँ, मेरी 3 लड़कियां हैं। मैं इनको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, योग्य बनाऊंगा। अगर जीवन में ये कुछ बन गई और इन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, तो मैं समझ लूंगा कि मेरा और मेरे पुरखों का नाम आगे चल पड़ा है। माँ, मैंने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मुझे अब लड़के की कोई इच्छा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है माँ, मैंने और सविता ने निश्चय कर लिया है, अब हमारे और कोई संतान नहीं होगी। जगदीश, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माँ, मैं जानता हूं मैं अपनी बातों से तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा रहा हूं। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने कहा उस पर तुम्हें बिल्कुल भी आस्था नहीं है। मगर माँ, मुझे और सविता को तो आस्था है। जगदीश। माँ, मैं तुमसे एक प्रार्थना करूंगा। तुम हमारी आस्थाओं पर विश्वास ना रखो, मगर हमें उनका पालन तो करने दो। देखो, हमें भी तुम्हारी आस्थाओं जैसे पूजा से पहले जल तक ग्रहण ना करना, शनिवार को कपड़े ना धोना, दिशाशूल हो तो यात्रा ना करना, इन सब पर विश्वास नहीं है, मगर हम उनका आदर करते हैं। तुम उनका पालन करती हो तो हमें खुशी होती है। मगर अब समय बदल गया है मां, हमसे ये निभेगा नहीं। बदलते समय की मांग को देखते हुए हमारे लिए भी कुछ चीजें जरूरी हो गई हैं, जैसे छोटा परिवार, तुम्हारी बहू का नौकरी करना। मैं जानता हूं मां, तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए संभव भी नहीं। लेकिन मां, तुम हमें तो वो सब करने दो जो हम चाहते हैं। घर में अलग अलग आस्थाओं के लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे की आस्थाओं का आदर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना मां? बोलो, बताओ मां, हम लोग एक दूसरे की आस्था का आदर कर सकते हैं ना? हाँ जगदीश, कर सकते हैं। हो मां। जगदीश। मां। आस्थाएं अपनी अपनी भी आपने ये नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, कुसुम मिश्रा, कमला कुमारी चोपड़ा, परवेज आलम और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।